कर्नाटक चुनाव में हार के साथ ही दक्षिण भारत में भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, या यूं कहें दक्षिण भारत में भाजपा साफ हो गई। चुनाव का शोर थमने के बाद अब भाजपा में हार के कारणों पर मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस बहुत उत्साहित है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, दो राज्यों की राजनीति लगभग हर लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, समीकरणों के लिहाज से एक जैसी होना, और फिर दूसरे में भी अभी चुनाव होना। चुनावी नजरिए से मध्य प्रदेश की सियासत को देखें तो कर्नाटक से बहुत मिलता जुलता यहां का मामला दिखता है। कैसे, वो जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें, और क्यों मध्य प्रदेश पे पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। आप देखिए, कर्नाटक में अभी मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ, कर्नाटक में अभी कई और चुनौतियां हैं, आगे पोर्टफोलियो क्या होंगे। कर्नाटक चुनाव को लेकर काफ़ी अभी तो उत्साह का माहौल भी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश के जितना नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं, जो रणनीतिकार हैं वो मध्य प्रदेश को लेकर रणनीतियाँ बनाने लगे हैं। वो क्या क्या है, कैसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं, इस पर मैंने विस्तार से कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखी है। लेकिन कैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश का, क्या मध्य प्रदेश पे राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश पे क्यों है, और कैसे कर्नाटक से इसका मिजाज मिलता जुलता है, वो ज़रा समझिए। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा के सत्ता तक पहुँचने में दल बदल की समानता रही है। ऑपरेशन लोटस आपने देखा, कर्नाटक में हुआ, और कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि यहाँ पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना बहुत बड़ा झटका था, पर आप ये देखिए कि कर्नाटक जो है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश की सियासत बहुत हद तक आगे बढ़ी आगे आने वाले दिनों में। तो क्या कर्नाटक की ही तर्ज पर जो राजनीतिक मुद्दे, ये नहीं कहा जा सकता कि परिणाम ही ऐसे कैसे आ जाएंगे, लेकिन जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, मुद्दे हैं, उनका मिजाज और एंटी इनकम्बेंसी, ये सारी चीज़ें क्या कांग्रेस जस की तस भुनाना चाहेगी, या उसको लगता है कि मध्य प्रदेश भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे कर्नाटक आगे बढ़ा है। कर्नाटक में भी भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के बजाय नए साथियों को तरजीह दी गई थी, और ऐसी आहट मध्य प्रदेश में भी सुनी जा रही है। कुछ बिंदुओं के साथ समझते हैं कि दरअसल दोनों राज्यों में चुनावी समानता क्या है, क्यों कर्नाटक के बाद एकदम से शिफ्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश पर, और मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में आ गया है। अब पहली चीज़, स्थानीय नेताओं का वर्चस्व दोनों तरफ दिखता है। मैं कांग्रेस के लिहाज से बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में, लंबे समय से सत्ता में, बीजेपी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है। आप देखिए, सिद्धारमैया और शिव कुमार, दो नेता, बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं, और ये दोनों नेता आगे बढ़ते दिखाई दिए। इधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दो नेता दिखाई देते हैं। पहले तीन नेता थे, लेकिन वो जो तीसरे नेता हैं वो चले गए। अभी इस बार इधर भी एक बड़ी समानता देखिए, पहले तो ये दो बड़े नेताओं के साथ में चल रहा, लेकिन यहाँ पर सामंजस्य अलग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का कद बहुत बड़ा है, और ज़्यादा अनुभव भी ज़्यादा है, पार्टी में महत्वपूर्ण पद भी मिलते रहे। कमलनाथ भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जो हैं वो दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। फिर एक बार कमलनाथ को मौका मिला था, हालांकि 15 महीने तक ही सरकार चल पाई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला फैक्टर देखिए, यहाँ भी एक कॉमन चीज़ है, बगावती नेता दोनों राज्यों में खूब है। एक तरफ सिंधिया देखने को मिले, लेकिन सिंधिया ने कांग्रेस को झटका दिया, तो इधर शेट्टार देखने को मिले। शेट्टार जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए ऐन मौके पर। लेकिन अब कौन सा नेता कहां पर जाता है, ये बहुत अहम बात है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि तय माना जा रहा है कि अभी बहुत टूट फूट होने वाली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में असंतुष्ट किससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस को जितना बड़ा झटका लगना था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ गए विधायक और मंत्री दे चुके हैं। बहुत बड़े बड़े नाम चले गए थे। अचानक से रातों रात जो कांग्रेस की राजनीति के बड़े नाम रहे थे स्थानीय स्तर पर, कई सारे ऐसे नेता और मंत्री हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत पुरानी कांग्रेस की सियासत करते थे, वो अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टूटकर बीजेपी में चले गए। ऐसा माना गया कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, और उनको भी यही लगा। लेकिन ये भी देखने समझने जैसी बात है। मैं आपको आंकड़ों से समझाऊंगा कि कांग्रेस पिछली बार सत्ता में आई थी मध्य प्रदेश में, और ये कांग्रेस का बढ़िया प्रदर्शन था। अगर कांग्रेस में टूट फूट नहीं होती तो तीनों राज्यों में, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों जगह पर सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई थी। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं था, छोटा दल था, सबसे बड़ा दल बीजेपी थी। कर्नाटक में भी सरकार बना ही ली थी जेडीएस के साथ। खैर, अब बात है आगामी चुनाव की। आगामी चुनाव में अगर कर्नाटक के तर्ज पर चुनाव होता है, चुनावी मुद्दे जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा उत्साहित करने वाला हो।
अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए, आपने देखा नेता, स्थानीय नेताओं का प्रभाव, बगावत, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती, सीटों के नंबर्स बहुत मिलते जुलते हैं, अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो बहुत मिलता जुलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति में बहुत कॉमन दिखाई पड़ती हैं। जैसे अपनी जाति के लोगों को वोट करने की परंपरा दोनों ही राज्यों में, कर्नाटक में जैसे लिंगायत और वोका लिंगायत, मध्य प्रदेश में सवर्ण ओबीसी अपने अपने जाति के उम्मीदवारों को वोट करते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाति समीकरण का खेल तगड़ा है, दोनों राज्यों में होता है। ओबीसी जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नज़र है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता लगभग 48% हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर शेष मतदाताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता 79% हैं। ऐसे में ओबीसी वोटर 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भी कर्नाटक से बिल्कुल मिलता जुलता मामला है। कर्नाटक में भी ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया गया था। ओबीसी बहुत डिसिसिव होने वाले हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि उनमें अपनी जगह बनाने में काफ़ी मेहनत की है और कर्नाटक में काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है। अब देखना होगा कि यहाँ मध्य प्रदेश में इसके लिए कांग्रेस किस तरह के प्रयास करती है। गारंटी योजनाएं हैं, इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आप 5 गारंटी जो कांग्रेस की देख रहे हैं, वादे देख रहे हैं, चुनावी वादे, उनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि मुझे याद है पिछली बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो किसानों को लेकर बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन बाद में किसानों का ऋण माफ़ करना या दूसरी चीज़ें गले की हड्डी सी बन गई थी, क्योंकि इनको डिलीवर करना शुरुआती दिनों की चुनौती थी और बाद में एक बहुत बड़ा माहौल भी बना था किसानों का। तो वादे जो हैं वो बहुत सोच समझ के करने पड़ते हैं, लेकिन वादे काम आ रहे हैं। हिमाचल में कई वादे हैं, ओल्ड पेंशन वाले वादे काम आए, तो कर्नाटक में भी कई बड़े वादे किए गए और ये तक कहा गया, राहुल ने अभी भी कहा है कि पहली कैबिनेट के साथ सारे वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ वादे नहीं है, गारंटी है। अगर कुछ और सियासत के पहलुओं की बात की जाए तो दलितों की सियासत दोनों ही राज्यों में होती है। मध्य प्रदेश में पिछले कई समय से भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण सक्रिय हैं और दलित कार्ड खेल रहे हैं। इधर खरगे ने दलित कार्ड पर खूब सियासत की है। तो देखिए यहाँ पर तो काफ़ी सारे चेहरे थे, खरगे का चेहरा था, कर्नाटक पुत्र की तरह सामने आए। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और दिग्विजय सिंह की अपनी पहचान रही है। तो ये दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके दोनों का राजनीतिक अनुभव काफ़ी बड़ा है, पार्टी में कद बड़ा है। तो ये दो बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। और युवाओं में देखा जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के पुत्र और फिर कई और युवा जो हैं वो अब तैयार हुए हैं। तो पार्टी जो है वो युवाओं को भी साथ में लेकर दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। छोटी पार्टियों और अन्य दोनों की जगह जो है वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी देखना। बहुत बड़ा रोल नहीं होता सरकार में, लेकिन फिर भी कई सीटों पर ये प्रभाव डालते हैं। तो इनके समीकरणों को जो साध लेता है और फिर टिकट देने के लिहाज से भी ये देखा जाता है कि योग्य उम्मीदवार को कितना टिकट दिया जा रहा है, किसको दबाव से इतर हट के टिकट दिया जा रहा है। टिकट वितरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और कांग्रेस का इसी पर जोर रहेगा कि वो जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव खेले और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कांग्रेस के साथ में जोड़ने के प्रयास किए जाएं। तो ये सारे प्रयास हैं, ये सारी रणनीति है जिस पर अब कांग्रेस काम कर रही है। विकास योजनाओं पर दोनों ही राज्यों में प्रमुख दल श्रेय लेने के लिए भिड़ते रहते हैं, किसने कितना काम करवाया, कौन क्या काम करवाएगा। हालांकि अभी एंटी इनकम्बेंसी यही होती है, क्योंकि जो सिटिंग सरकार होती है, अब डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो फिर सरकार से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे, जितनी कमियां होंगी उसके बहुत लाजमी तौर पर सवाल जो हैं वो सरकार की तरफ चले जाते हैं। तो सरकार को इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है कि सरकार के पास जवाबदेही नहीं होती है, फिर उसको किसी मुद्दे की ज़रूरत होती है कि वो मुद्दों से हटकर कैसे चुनाव में उतरे। बजरंगबली का मुद्दा क्यों बड़ा बना था? बजरंग दल से बजरंगबली का मुद्दा बनाना और फिर उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती थी कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में भी सब कुछ डिलीवर करना है, ये बताना है कि क्या क्या काम किया, बताया भी जाता है, लेकिन अगर कुछ काम करने हैं तो इतने समय से क्यों नहीं हुए, पहला सवाल खड़ा होता है। तो काउंटर करने का मौका विपक्षी टीम के पास हमेशा ज़्यादा होता है। तो कांग्रेस के पास एक एज रहेगा। सीटों के लिहाज से भी दोनों राज्य लगभग समान हैं। कर्नाटक में 224 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये भी एक समीकरण है। 224 230 बिल्कुल बराबर राज्य ये विधानसभा सीटों के लिहाज से भी दिखाई पड़ते हैं। इसमें भाजपा के पास में 122 और कांग्रेस के पास में 96, ये आज की स्थिति है। जबकि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के पास 135 और बीजेपी के पास 66 है।
लेकिन पिछली बार मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसके बाद में मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में 3 और विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और 3 सीटें विधायकों के निधन से खाली हो गई थी। इसके बाद फिर भाजपा जो है वो 122 सीटों पर आ गई और कांग्रेस की 96 सीटें ही रह गई थी। ये वो समीकरण है सीटों का जो ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो एकदम से कमज़ोर हो गई। तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन राजनीति है, अब इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ से कोई क्या कर सकता है। आज इतनी कांग्रेस उनसे नाराज़ है कि कह रही है कि दरवाजे बंद हैं उनके लिए, उन्होंने बहुत गलत काम किया, गद्दारी तक कह दिया गया इसको। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने तर्क हैं, वो भी परेशान थे उस समय पर, उनको मनचाहा पद या मनचाही ताकत नहीं मिल रही थी मध्य प्रदेश में। 3 मोर्चों पर सियासत डावाडोल हो रही थी कांग्रेस की। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि कमलनाथ का गुट अलग, दिग्विजय सिंह का अलग, अब फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग। अब ये दिक्कत यहाँ पर भी बैलेंस बनाने में होगी। बैलेंस तो राजनीति में हमेशा बनाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान के पहले ही खिलाफ एक खेमा था, अब एक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है तो सही, लेकिन बीजेपी में रहते हुए एक अलग उनका खेमा दिखाई पड़ता है, क्योंकि टैग लगा हुआ है, कांग्रेस से आए हुए हैं। उनके साथ के जो विधायक हैं, किसको टिकट मिलेगा, कितने उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट मिलता है, क्या तवज्जो मिलती है, बहुत सारे सवाल हैं जो बीजेपी के सामने रहेंगे। लिहाजा कांग्रेस के हौसले ऐसे में बुलंद हो सकते हैं और मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस आश्वस्त हो सकती है। दिग्विजय सिंह तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलेगा और इस बार 140 से 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब कर्नाटक से भी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करने की उम्मीद वो जता रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से कांग्रेस उत्साहित है, उसे मध्य प्रदेश में जीत की उम्मीद बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है और हम 140 से 150 सीटों तक जीत रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक की जीत का सीधा इम्पैक्ट क्यों मध्य प्रदेश पर माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सियासत बहुत कुछ एक जैसी रही है, इनका मिजाज एक जैसा रहा है, सियासत एक अंदाज में आगे बढ़ती रही है। हाँ, एक चीज़ है, दक्षिण में बीजेपी की वो मजबूत पकड़ नहीं थी, कर्नाटक से ही उसकी शुरुआत हुई, लेकिन मध्य प्रदेश या अन्य उत्तर के राज्यों में बीजेपी की बहुत पुरानी पकड़ रही है, पुरानी ज़मीन रही है। ये एक बात है। तो बीजेपी यहाँ पर थोड़ा ताकत के साथ में लड़ती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी के अंदर अंदरूनी उठापटक हुई है, शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है उसको रखते हैं नहीं रखते हैं का जो कन्फ्यूजन बना रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों का, कि ये कुछ चीज़ों ने बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। सबसे बड़ी बात, पिछली बार सरकार कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन सरकार में फिर क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए, तो ये भी एक तरीके से ऐसा हुआ कि जनता ने क्या सोचा था और क्या हो गया, और जनता ने जो अपना मैंडेट दिया था उसके खिलाफ एक तरीके का एक अलग तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि एक बगावत कांग्रेस में बड़ी हो गई। और फिर बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें समीकरण बिल्कुल बदल गए थे। तो इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता, यही ऑपरेशन लोटस हुआ था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए ये लोगों के मन में क्या इंप्रेशन गया है अभी तक, और फिर बदलाव होता है, चाहते हैं। ये भी एक रिवाज एक समय पर था मध्य प्रदेश में, हालांकि बहुत समय से ये रिवाज जो है तोड़ दिया। बहुत लंबे समय से सरकार जो है वो बीजेपी की चलती आई और शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा बनकर उभरे, बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ, बीच में ये 15 महीने का एक मौका भी आया जब कमलनाथ को मौका मिला, लेकिन फिर दोबारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। देखते हैं इस बार कर्नाटक से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ कमाल कर पाती है नहीं कर पाती, और ये आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा जब आप चुनावी मुद्दों को, चुनावी रणनीतियों को देखेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।